ये कहानी 15वीं सदी के एक रियल कैरेक्टर व्लाड ड्रैकुला की है, जो कि वलेशिया और ट्रांसिल्वेनिया मौजूदा रोमानिया का बादशाह था। उसके बारे में तारीख में भी आया है कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, जिनकी मदद से वो एक छोटी सी रियासत का बादशाह होकर भी वक्त की सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर से टकरा गया और खून की नदियां बहा दी। कहा जाता है कि वो वैम्पायर बन गया था। वैम्पायर वो होते हैं जो कि इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो इंसानी खून पीकर जिंदा रहते हैं और धूप में नहीं रह सकते। सनलाइट उनकी मौत है। ये वो वक्त था जब ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर थी। व्लाड बचपन में ऑटोमन एम्पायर मौजूदा तुर्की के सुल्तान की एक रियल फौज का हिस्सा था। व्लाड और उसके साथ सैकड़ों बच्चों को साथ ट्रेनिंग दी गई और उन्हें सुल्तान की एक एलीट फौज में रखा गया, जिनमें सबसे ज्यादा जानबाज सिपाही व्लाड बना। लेकिन बाद में वो वहाँ से किसी तरीके से निकल गया और अपनी रियासत का बादशाह बनकर रूल करने लगा। लेकिन वक्त एक दफा फिर उसे उसी मुकाम पर ले आया, क्योंकि इस बार उसका बेटा गुलाम बनने जा रहा था और अब उसे अपने बेटे को बचाना था, क्योंकि वहाँ बच्चों पर बहुत जुल्म किया जाता था, जो कि व्लाड नहीं चाहता था कि उसका बेटा वो सब कुछ देखे। इस पुरानी कहानी में हम एक बादशाह को देखते हैं जिसका नाम व्लाड है। सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी अपनी राय से बहुत प्यार करता है। वो हर कीमत पर अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना जानता है और वो ये भी चाहता है कि उसकी रियासत में हर तरफ अमन और खुशहाली हो। एक दिन ये बादशाह अपनी नॉर्मल रूटीन चेक के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपने दुश्मन मुल्क के किसी सिपाही का हेलमेट मिलता है, जिसको देखकर समझ जाता है कि दुश्मन मुल्क के लोग इसके मुल्क में घुस आए हैं। वो समझ जाता है कि ये हेलमेट किसी जासूस सिपाही का होगा और दुश्मन कोई प्लान बना रहा होगा। उन्हें शक होता है कि दुश्मन मुल्क के सिपाही हमारे ही मुल्क में सबसे ऊंचा पहाड़ है उसमें होंगे और वो वहाँ पर छुप गए होंगे। व्लाड और उसके साथी सोचते हैं कि हमें अभी से उस पहाड़ पर जाना चाहिए ताकि हम अपने दुश्मनों को मार दें और जो भी मैसेज होगा वो उनके बादशाह तक ना पहुंच सके। कुछ ही देर बाद वो उस पहाड़ के अंदर चले जाते हैं ताकि दुश्मन को ढूंढकर मारा जा सके। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक वैम्पायर उन सब पर अटैक कर देता है। ये सब वैम्पायर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैम्पायर बहुत तेजी से इन सबको कुचल डालता है। ये बहुत अजीब क्रिएचर है, ना इंसान है और ना ही जानवर है। व्लाड के दोनों साथी यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके वैम्पायर से बचते बचते थोड़ा सा पीछे चला गया, यानी वो धूप में आ गया था और वैम्पायर धूप में नहीं आ सकते, इसलिए व्लाड की जान बच गई और व्लाड वापस अपने महल में आ जाता है। वापस पहुंचते ही व्लाड सबसे पहले किंगडम के पादरी यानी प्रीस्ट से मिलता है और उससे उस वैम्पायर के बारे में पूछता है कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर कौन था। मैंने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी। प्रीस्ट बताता है कि उस पहाड़ में एक मॉन्स्टर रहता है, एक शैतान है जो खून का प्यासा है। तुम्हारे साथियों को उसी ने मारा है। इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताते हैं कि पहले वो मॉन्स्टर इंसान हुआ करता था, लेकिन इवल यानी शैतान के बातों में आकर वो मॉन्स्टर बन गया, यानी एक वैम्पायर बन गया। वो पिछले कई सालों से उस पहाड़ में कैद है और आगे भी वो उसी में कैद रहेगा, उस वक्त तक जब वो किसी को अपनी बातों में फंसाकर अपनी ताकत उसे न दे दे, अगले आने वाले इंसान को वो वैम्पायर बना दे। इसके बाद ही वो मुकम्मल इंसान बन सकता है, लेकिन आज तक उसे अपनी सोच के मुताबिक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। सारी बातें सुनने के बाद व्लाड उस प्रीस्ट से कहता है कि तुमने ये सब किसी और को नहीं बतानी, इसको सीक्रेट ही रखना। अगर लोगों को इस बात
तुम और बच्चों को भी। तो वो उस वैम्पायर से हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ उस वैम्पायर को भी किसी ऐसे बंदे की तलाश होती है जो बहादुर हो, जो स्किलफुल हो, जिसे वो अपनी पावर्स दे सके और वो इस वैम्पायर के कर से आज़ाद हो सके और वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन सके। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। वैम्पायर खुद को काट कर अपना कुछ खून बर्तन में डाल कर रखता है और व्लेड को कहता है कि ये खून पी लो। खून पीते ही मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि अपने दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज को भी हरा सकोगे। चाहे तुम्हारे मुकाबले में कितने ही सोल्जर्स क्यों ना हो, सबको बहुत आसानी से हरा सकोगे। वैम्पायर उसके साथ एक डील भी करता है। वो उससे सब कुछ बताता है कि अगर वैम्पायर बनने के बाद अगले 3 दिन तुमने किसी इंसान का खून ना पिया तो चौथे दिन तुम वापस इंसान बन जाओगे, और अगले 3 दिन में किसी भी इंसान का खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं यहाँ से बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगा। व्लेड को अपने मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी करना था। वो उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और उस खून को पी लेता है। खून पीते ही वो बेहोश हो जाता है। व्लेड को जंगल में होश आता है और वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ चुकी हैं। वो बहुत तेज भागने लगा है। बहुत सी चमगादड़ें उसका साथ देने लगी हैं और वो उनकी मदद से किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। व्लेड अपने महल में वापस आ जाता है और इतनी देर में टर्की के बहुत से सोल्जर उसके महल पर हमला कर देते हैं। सबसे लड़ने के लिए व्लेड अपने महल से अकेला निकलता है और इन सबसे लड़ने लगता है। टर्की के कई हजार सोल्जर्स होते हैं। सबसे व्लेड तलवार से अपने हाथों से नेज़ों से अकेले ही लड़ रहा होता है। थोड़ी देर में व्लेड सब सोल्जर्स को मार देता है। जब वो वापस अपने महल की तरफ आ रहा होता है तो सब साथी बहुत हैरान होते हैं। वो सब ये पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। व्लेड सिर्फ इतना ही कहता है कि इस बारे में मुझसे कोई कुछ न पूछे। अब तक व्लेड के वैम्पायर होने के सीक्रेट किसी को पता नहीं था। कुछ वक्त के बाद टर्की के बादशाह मेहमद II के पास ये पैगाम जाता है कि ट्रांसिल्वेनिया यानी व्लेड के मुल्क में हमारे हजारों सोल्जर्स को मार डाला है। मेहमद II कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख लोगों की फौज तैयार कर उन पर हमला कर दो और उन्हें जड़ से उखेड़ दो। ये सब प्लान कर ही रहे होते हैं कि हम व्लेड के मुल्क पर हमला करेंगे। व्लेड इनके मरे हुए सोल्जर्स इनकी तरफ वापस भेज देता है। मेहमद II जब अपने मरे हुए सिपाही देखता है तो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हुक्म देता है कि जितनी जल्दी हो सके फौरन ट्रांसिल्वेनिया की तरफ रवाना हो। दूसरी तरफ व्लेड की वाइफ को व्लेड का राज पता चल जाता है और वो उसे रिलैक्स होने को कहता है। वो कहता है कि मैं इस कर से आज़ाद हो जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन किसी भी इंसान का खून नहीं पीना और सबको सेफ रखने के लिए वो अपनी बीवी और साथियों से कहता है कि तुम लोग महल से दूर चर्च में चले जाओ। वो सब इसलिए करता है ताकि सब महफूज रह सकें, दुश्मनों से भी और व्लेड से भी। वो उनके साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि दिन का वक्त था और वैम्पायर दिन में नहीं निकल सकते। व्लेड के साथ ही चर्च में जा रहे होते हैं। रास्ते में ही टर्की के कुछ सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। व्लेड भी उसी वक्त आ जाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। बच जाने वाले सिपाही जब टर्की वापस जाते हैं तो वहाँ ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि व्लेड एक शैतान है, एक वैम्पायर है और उसको हराना नामुमकिन है। ये सब सुनते ही टर्की की फौज में डर बैठ जाता है। वो व्लेड का मुकाबला नहीं करना चाहते। मेहमद II जानता था कि अगर उसकी फौज का मोराल गिर गया तो वह भी जंग जीत नहीं सकता। उनका डर खत्म करने के लिए फौज की आंखों पर पट्टी लगा देता है ताकि वो ना तो उसे देख सके ना उनके दिल में कोई डर बैठे, और इन सिपाहियों को जंग के लिए भेज देता है। चर्च के प्रीस्ट को व्लेड का राज पता चल जाता है, उसके लोगों को भी, कि व्लेड एक वैम्पायर बन चुका है, जिस वजह से लोग उसे नफरत करने लगते हैं। उसको एक कमरे में बंद रखकर आग लगा देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि व्लेड एक वैम्पायर है और उस पर आग का कोई असर नहीं होता और अपने जख्मों को ठीक करके बाहर आ जाता है और अपने लोगों पर गुस्सा होने लगता है कि मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं वैम्पायर बना हूँ और तुम लोग मुझे ही मार देना चाहते हो, और तुम लोगों के लिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है। व्लेड की बीवी उसके पास आती है और उसका गुस्सा ठंडा करती है और उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। बातें ही बातों में देर हो जाती है और टर्की की फौज यानी मेहमद II के सिपाही इनके मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सिपाही इनके महल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। व्लेड जानता है कि उसके पास इतने सिपाही नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके। उसी चर्च में बहुत सारी चमगादड़ें भी होती हैं। व्लेड अपनी पावर्स के जरिए उन चमगादड़ों को अपने काबू में करता है। उन चमगादड़ों के जरिए दुश्मन फौज पर हमला करता है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और उतनी ही देर में व्लेड खुद भी जंग के मैदान में उतर जाता है। दूसरी तरफ मेहमद II के कुछ सिपाही छुपकर महल में दाखिल हो जाते हैं, उसी महल में जिसमें व्लेड की बीवी और बेटा था। ये सिपाही व्लेड की वाइफ को मारकर गिरा देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। व्लेड की बीवी महल से नीचे गिर रही होती है। व्लेड देखता है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है
वो उसे पकड़ तो लेता है मगर अभी तक कामयाब नहीं होता। उसकी बीवी मरने ही वाली होती है। उसे अपना खून पीने को कहती है क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वैम्पायर वाली पावर्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम हमारे बेटे को बचा सकते हो। व्लाड का ये वैम्पायर के तौर पर आखिरी दिन होता है, लेकिन अगर वो किसी का खून पी लेगा तो वो वैम्पायर बना रहेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वो बहुत रोता है और अपनी बीवी की गर्दन पर काट कर उसका खून पी लेता है और खून पीते ही व्लाड हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है। उसका ये मतलब है कि वह बूढ़ा आदमी जो पहाड़ पर रहता था वो वैम्पायर नहीं रहा क्योंकि ये डील थी उनकी। अब व्लाड अपने मरते हुए साथियों के पास आता है और उन्हें अपना खून पिलाता है ताकि वो भी इस तरह पावरफुल हो जाएं और फौरन अपने दुश्मन पर हमला करके उनको हरा सके। और ये सब लोग दुश्मन पर हमला कर देते हैं। व्लाड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि सूरज की रोशनी को छुपाया जा सके। व्लाड चमगादड़ों और बादलों की मदद से दिन में भी रात का वक्त बना देता है। व्लाड के सब साथी दुश्मन सिपाहियों को मारने लगते हैं। आखिरकार व्लाड और मेहमद 2 आमने सामने होते हैं। मेहमद 2 जानता था कि व्लाड वैम्पायर है, इसलिए वो अपने खेमे में बहुत ज्यादा चांदी के सिक्के जमा करके रखता है। वो इसलिए कि चांदी की सिक्कों की बहुत तेज रोशनी होती है और दूसरा ये भी कि वैम्पायर चांदी से दूर भागते हैं। यही वजह है यहाँ पर व्लाड की पावर्स काफी कम हो जाती हैं। बिलाखिर इन दोनों की लड़ाई के बाद बहुत मुश्किलों के बाद व्लाड मेहमद 2 को भी हराकर जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को रिहा करवा लेता है और बाहर लेकर आ जाता है। वो अपने साथियों से पूछता है कि कितने लोग बाकी बचे हैं, तो उसके साथी कहते हैं कोई भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। यानी अब उसके साथी व्लाड के बेटे को भी मारना चाहते हैं और उसका खून पीना चाहते हैं। उसके सब साथी अब वैम्पायर बन चुके थे और व्लाड ने ही ये गलती की थी। और व्लाड का साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अपने ही साथी को नेज़े पर चढ़ाकर बहुत बुरे तरीके से मार देता है। इसको देखकर सब लोग डर जाते हैं और फौरन पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर चर्च का प्रीस्ट आता है और व्लाड अपने बेटे को उनके साथ भेज देता है ताकि वो महफूज रह सके। यह वक्त दिन का होता है। व्लाड ने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उसको रात का वक्त बनाया होता है क्योंकि सूरज के सामने बहुत सारे बादल आ चुके होते हैं। व्लाड अपनी पावर्स को दोबारा से इस्तेमाल करता है और बादलों को वहाँ से हटा देता है, जिस वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आने लगती है और सूरज की रोशनी से सब वैम्पायर मरने लगते हैं। वैम्पायर जलकर मरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मारे जाते हैं, जिसमें व्लाड खुद भी शामिल था। जमीन पर सब वैम्पायर मर जाते हैं। व्लाड के बेटे को उस मुल्क यानी ट्रांसिल्वेनिया का बादशाह बना दिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि चर्च का प्रीस्ट व्लाड के पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है, जिसकी वजह से व्लाड दोबारा जिंदा हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम 2300 साल बाद का वक्त देखते हैं, यानी 2014 का। व्लाड यूरोप में किसी जगह घूम रहा है। वो वैम्पायर जो था तो अब भी जिंदा है। उसे यहाँ एक लड़की मिलती है जिसकी शक्ल हूबहू उसकी वाइफ जैसी थी। वो उससे बातें करने लगता है और अपनी वाइफ की फेवरेट लाइंस बोलता है। तो वो कहती है कि ये तो मेरी फेवरेट पॉइंट की लाइंस हैं। वो हैरान थी कि उसे कैसे पता। वो उसकी तरफ किसी अनजान वजह से अट्रैक्ट हो रही थी और उसे अपना नेम मरीना बताती है और वो अपना व्लाड। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हम उस पहाड़ वाले वैम्पायर को भी देखते हैं जो कि एक जगह बैठा उन्हें देख रहा था। आपको मिलती रहे।